गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने पढ़ा था, आवाज क्लियर है सबको? क्लियर है? नो मैम। तो हमने बात की थी कॉमर्स के बारे में अपने प्रीवियस क्लास में और ट्रेड के बारे में। अब मुझे कौन बताएगा कि ट्रेड होता क्या है? ट्रेड के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था? जगेश? हाँ तौशिफ। और क्या होता है ट्रेड? हाँ, नहीं, इंटरनल और इंटरनेशनल। हम्म। और ये क्या है, ये किस में है? हम्म। और जितना भी तुम्हें ट्रेड के बारे में पता है, जितना भी ट्रेड के बारे में तुम्हें क्लियर है, वो बताओ। तो शिव, ट्रेड के बारे में तुम्हें जितना भी आता है, जितना पता है, उतना बताओ। क्या क्या टाइप्स हैं? इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड कौन सा है? होम ट्रेड किसको बोलते हैं? तो शिव, तुम्हें पता है, बताओ। हम्म। हम्म। और आपका होम ट्रेड किसको बोलते हैं? हम्म। 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 ओके, गुड गुड। शारून, मोहम्मद शारून, जिसने अपना माइक ऑन नहीं किया ना मेरे बुलाने पे, उसकी मैं अभी एब्सेंट लगा दूंगी। मत करो तुम माइक ऑन। खेमेश, खेमेश, बताओ, ट्रेड के बारे में बताओ। हम्म। 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 गुड। और हम्म। हम्म। डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस क्या है? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट में? हाँ, सही बता रहे हो। हम्म। 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 वेरी गुड, वेरी गुड खेमेश। फुरकान, फुरकान अली। नहीं नहीं, बस बहुत है बेटा, बहुत है। फुरकान अली। यस मैम।
हेलो, क्लियर है आवाज? हेलो, आवाज क्लियर है? फुरकान, यस मैम। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो ट्रेड के रिवॉल्विंग में होती हैं? क्या क्या मैंने आपको हेडिंग्स लिखवाई थी? मैम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकेट, ट्रेड के बारे में नहीं, ये नहीं, सब स्टॉकेट। एक्टिविटीज पूछ रही हूँ मैं। एक्टिविटीज हेडिंग लिखवाई थी ना मैंने, एक्टिविटीज रिवॉल्विंग अराउंड ट्रेड। इसमें मैंने कुछ हेडिंग्स लिखवाई थी आपको, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ठीक है, माइक ऑफ। ठीक है, माइक ऑफ कर लो फिर। जेबा, सुधा, सुधा, यस मैम। क्या क्या लिखवाया था मैंने एक्टिविटीज में? मैम जैसे बैंकिंग हम्म है, वेयर हाउस है, इंश्योरेंस है, हम्म पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग और उसकी पब्लिसिटी। हम्म हाँ, हमने ये हेडिंग्स लिखी थी। गुड, अपना माइक ऑफ कर लो। तो आज हम इन्हीं एक्टिविटीज के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले हमने सिर्फ हेडिंग्स पढ़ी थी, बट आज हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आपका स्टार्ट होता है एक्टिविटीज रिवॉल्विंग अराउंड ट्रेड, यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज ट्रेड के आसपास चलती रहती हैं। वो एक्टिविटीज क्या है? आपकी बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउस है, एडवर्टाइजिंग है। ये सब आपकी किस में आती हैं? एक्टिविटीज में। तो फर्स्ट है बैंकिंग। अब बैंकिंग का काम क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको फर्स्ट जब हिंड्रेंसेस पढ़ाई थी, हिंड्रेंसेस मतलब रुकावटें जो आती हैं आपकी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होने में, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका क्या हो जाता है, आपका फाइनेंस या क्रेडिट अगर हमें नहीं मिल पाता है, तो उस हिंड्रेंस को कौन कम करता है? बैंकिंग करती है। अगर बैंक नहीं होंगे, हमें फाइनेंस नहीं मिल पाएगा, हमें पैसे नहीं मिल पाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो हम कोई अपना स्टार्टअप नहीं कर सकते, कोई अपना जो बिजनेस है वो नहीं बना सकते। तो बैंकिंग होना बहुत जरूरी है ट्रेड के लिए भी। कैसे हम लेन देन कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा? तो बैंकिंग होना बहुत जरूरी है। तो बैंकिंग क्या करता है? रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट। जब मैं कुछ ऐसी लाइन बोलती हूँ तो उसको नोट कर लिया करो, तुम्हारे काम आएगा। तो बैंकिंग क्या करता है? रिमूव करता है, यानी कि रिमूव मतलब हटाना, रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट। जितने भी अगर ये फाइनेंस और क्रेडिट की हिंड्रेंसेस आ सकते हैं उसको बैंकिंग रिमूव करती है। तो बैंक से होता क्या है? अगर हमें कोई अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है या फिर हमें कुछ अपनी फिनिश गुड्स बनाने हैं, तो हम बैंक से क्या करेंगे? पैसे लेंगे और अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं, एडवांस में परचेज कर सकते हैं, और जो आपके एक्सचेंज कर सकते हैं, जितने भी आपके अगर फॉरेन कंट्रीज से कोई चीज आ रही है, मनी आ रही है, उस मनी को एक्सचेंज करके अपनी ही कंट्री की मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये काम होता है आपको पूरा बैंकिंग का। बैंकिंग की हेल्प से क्या होता है कि हम एडवांस में पैसे ले सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत है तो हम लोन ले सकते हैं, हम ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। तो ये सब काम हमारा बैंकिंग का होता है। अब सेकंड है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कौन सा हिंड्रेंस को रिमूव करता है? रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। पहले भी हमने हिंड्रेंस पढ़े थे, तो कौन से हिंड्रेंस को रिमूव करता है? ऑफ प्लेस। क्योंकि अगर कोई प्रोड्यूसर या कंज्यूमर एक से दूसरे से दूर दूर हैं, तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के वो अपने थिंग्स को, अपनी गुड्स को दूसरों को सेल नहीं कर सकते जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन होना मस्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन कौन सा जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट है वो आपके ट्रेड में काम आता है? रेलवे। रेलवे एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो आपका ट्रेड में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन तो और भी तरीके से हो सकता है, बाय रेल हो सकता है, बाय वाटर हो सकता है, बाय एयर हो सकता है, एरोप्लेन से कोई चीज आ सकती है। बट जो ज्यादा हमारा यूज होता है वो है कौन सा? रेलवे। रेलवे
सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांसपोर्टेशन है किसमें, अगर हमें ट्रेड करना हो तो। फिर ये हो गया ट्रांसपोर्ट। तीसरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है, कौन सा हिंड्रेंस रिमूव करता है, रिस्क का। कोई भी रिस्क हो, अगर आप सपोज करो कि किसी की शॉप है और उस शॉप पे क्या हो, अर्थक्वेक आ जाता है, वो टूट जाती है, या किसी ने चोरी कर ली उसमें, तो उससे क्या होता है, चोरी करने के बाद उसको लॉस हो गया। तो उसको करने के लिए, उस रिस्क से बचने के लिए हम पहले से ही इंश्योरेंस करा के रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पे हमें उन पैसों से हम क्या कर सके, अपना दूसरा या दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो इसलिए इंश्योरेंस कराना भी बहुत जरूरी है। तो इंश्योरेंस में कुछ हेडिंग्स है, वो लिख लो आप। इंश्योरेंस इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड फायर इंश्योरेंस, फायर FIRE, फायर इंश्योरेंस। थर्ड है मेराइन इंश्योरेंस, मेराइन MARINE, मेराइन इंश्योरेंस। और फोर्थ है जनरल इंश्योरेंस। तो इन इंश्योरेंस में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, अगर किसी भी क्या हुआ, अगर कोई शॉपकीपर है और वो शॉपकीपर उस शॉप में बैठा हुआ है और क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो क्या हो गया, उसको अगर चोट लगी है, तो उसमें क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस में हम इस तरीके से इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अगर जो हमारी लाइफ बेस्ड हो, अगर हमारी लाइफ पे कोई बात आ रही है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस में हम इस तरीके के इंश्योरेंस करवाते हैं जिसमें हमारी लाइफ की बात हो। सेकंड होती है फायर मतलब आग, अगर आग लग जाती है किसी कारणवश, तो हम फायर इंश्योरेंस में कराते हैं। थर्ड है मेराइन मतलब वाटर, अगर बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, हम मेराइन इंश्योरेंस में जाते हैं। और जनरल यानी जनरली कोई भी इंश्योरेंस आप करा सकते हैं, चोरी हो गई या कुछ और हो जाता है कुछ भी, तो वो हम जनरल इंश्योरेंस में कराते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, इंश्योरेंस में कितने टाइप्स के होते हैं, लाइफ, जनरल, मेराइन और फायर। उसके बाद आता है इंश्योरेंस के बाद वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग होता है स्टोरेज, जहाँ पे हम अपनी सामान लंबे समय तक और लार्ज अमाउंट में रख सकते हैं, कोई भी स्टोर रूम। और ये कौन सा हिंड्रेंस आपका रिमूव करता है, टाइम को। मैंने आपको पहले भी पढ़ा था हिंड्रेंसेस में कि जो आपका वेयर हाउसिंग है वो कौन से हिंड्रेंस को रिमूव करता है, टाइम को। कैसे, जैसे अगर किसी भी कंज्यूमर ने हमें कहा है कि मुझे 5 दिन में ये प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या होगा, अगर हमारे पास वेयर हाउस नहीं होगा, स्टोर रूम नहीं होगा, स्टोरेज ही नहीं होगा उस सामान को रखने के लिए, तो क्या होगा, वो तो 1 दिन में ही खराब हो जाएगा। इसलिए हमें वेयर हाउस होना भी हमारे पास बहुत जरूरी है ट्रेड में। अब वेयर हाउस कितने सब डिवाइड हो जाता है, ये हो जाता है 3 टाइप्स में डिवाइड। किस किस में, प्राइवेट वेयर हाउसेस, सेकंड पब्लिक वेयर हाउसेस, थर्ड बॉन्डेड वेयर हाउसेस। अब नाम से पता लग रहा है प्राइवेट वेयर हाउसेस कौन से होंगे, जो सिर्फ अपने लिए ही वो वेयर हाउस यूज कर सकता है, कोई दूसरा आदमी उस वेयर हाउस को यूज नहीं कर सकता है, वो होगा प्राइवेट वेयर हाउस। सेकंड पब्लिक यानी कि हम जो लोग हैं, हम लोग भी उस वेयर हाउस को यूज कर सकते हैं, वहां से हम सामान खरीद सकते हैं। आपने देखा भी होगा मार्केट में कुछ वेयर हाउसेस ऐसे होते हैं जहां से आपके जो आम आदमी है वो भी चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अपना लार्ज अमाउंट में हम चीजें खरीद के क्या कर सकते रख सकते हैं, ठीक है, तो वहां से लोग उसको खरीद सकते हैं। तो पब्लिक वेयर हाउस होगी जो पब्लिक भी यूज कर सकती है। थर्ड होता है बॉन्डेड मतलब अगर बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, किसी ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जिसके साथ बॉन्ड है, जिसके साथ लिंक है उन लोगों का, वो लोग आकर उस वेयर हाउस से सामान को खरीद सकते हैं और उस वहां से लेकर के सामान को बेच सकते हैं। तो ये हो गया आपके 3 टाइप के वेयर हाउस, फर्स्ट पब्लिक, सेकंड प्राइवेट, थर्ड बॉन्डेड। ये हो गया वेयर हाउस। अब वेयर हाउस होना जरूरी
क्यों है ट्रेड के उसमें। क्यों? एक तो अगर वेयर हाउस नहीं होगा, हमारे जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं रह सकेंगे। स्टेबल इन द सेंस क्या होगा, अगर हमारे पास स्टोरेज नहीं होगा और कुछ हमें प्रोडक्ट्स रखने हैं जिनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, इन्वायरमेंटल कैसे, अगर सनलाइट में आकर वो खराब हो जाता है तो क्या होगा, वो तो खराब हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेयर हाउस में ऐसे उसको इन्वायरमेंटल कंडीशंस दी जाती हैं, ऐसे उसको कंडीशन दी जाती है इन्वायरमेंटल कि वो जल्दी से खराब ना हो। उसको ऐसी कूलिंग देंगे, टेम्परेचर उसका ऐसा रखेंगे, वहाँ का एरिया का, उसका जो ह्यूमिडिटी है वो हम मेंटेन करके चलते हैं ताकि जो उसकी स्टेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहे। और क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे आपके पास जूसेस होते हैं, किस चीज के जूस होते हैं, जैसे मैंगो जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, तो ये जो जूसेस है किससे बन रहे हैं, ऑरेंज से, मैंगो से, जो सीजनल फ्रूट्स हैं। तो सीजनल फ्रूट्स कैसे फ्रूट्स हैं, जो सीजनल में आते हैं। तो और ये जो जूसेस होते हैं ये तो आपके ईयर ईयर चलते ही रहते हैं, पूरे ईयरली चलते ही रहते हैं। तो वेयर हाउस का ये भी काम होगा कि अगर आपके जो प्रोडक्ट हैं वो सीजनल हैं तो हम वेयर हाउस में इसको स्टोर करने के बाद थ्रू आउट द ईयर हम उसको यूज कर सकते हैं। और क्या होगा, हम एक स्टॉक बना के रख सकते हैं, जब भी हमें उस चीज की जरूरत होगी, जब भी हमें उसको सेल करना होगा तो हम स्टॉक में से निकाल के उसको बेच सकते हैं। और क्या होगा, ये आपके डैमेज होने से प्रोडक्ट को बचाता है, डैमेज होने से, उसको खराब होने से, इन सब को करने से आपका जो वेयर हाउस है वो प्रोडक्ट को बचाता है। तो सौरभ मिश्रा, हमने वेयर हाउस में क्या पढ़ा, सौरभ मिश्रा माइक ऑन करो। हाँ, वेयर हाउस में हमने क्या पढ़ा अभी। हाँ, आवाज आ रही है, बोलो। हम्म 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 हम्म। कितने टाइप्स के होते हैं। हम्म। कौन कौन से। ओके गुड। हम्म हम्म। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और ठीक है, चलो गुड। तो हमने वेयर हाउस में पढ़ा कि वेयर हाउस आपके 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड बॉन्डेड। और वेयर हाउस हम क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और जितने भी आपके जो प्रोडक्ट हैं, जो अगर एक बार प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, जरूरी थोड़ी है, जैसे अगर हमने, अब क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सितंबर में हमने किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया अपनी कंपनी में, उसके बाद ऑर्डर हमारे पास आया नहीं है अभी, तो क्या होगा, अगर हमारे पास स्टोरेज नहीं होगा, वेयर हाउस नहीं होगा, तो हम उसको कहाँ रखेंगे जब तक ऑर्डर नहीं आएगा। तो एक वेयर हाउस होना हमारे पास इसलिए जरूरी भी है कि प्रोडक्शन के बाद अगर कुछ महीने हमें उसको रखना है तो हम उसको रख सकें और बाद में उसको सेल कर सकें। और जो आपके जरूरी नहीं है कि जो सीजनल ही चल रहा है जो प्रोडक्ट है वो अगर एक बार आ गया तो बस उसके बाद वो खराब हो गया, ऐसा नहीं है। वेयर हाउस में रखने के बाद वो काफी टाइम तक भी चल सकता है। तो ये हमने पढ़ा वेयर हाउसिंग के बारे में। अब नेक्स्ट है पैकेजिंग के बारे में कि पैकेजिंग क्यों जरूरी है। तो पैकेजिंग कौन से हिंड्रेंस को रिमूव करता है, आपके रिस्क ऑफ स्पॉइलेज। रिस्क ऑफ स्पॉइलेज मतलब स्पॉइल होना यानी कि खराब होना। कोई भी चीज को खराब होने से बचाने के लिए हम पैकेजिंग का यूज करते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आपकी जो आप बॉटल लेकर आते हो सिरप, अगर वो सिरप कैसा हो, आपने देखा भी होगा, कुछ होते हैं आपके जिसमें कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होती हैं, और कुछ बॉटल्स कैसी होती है, एम्बर ग्लास होती है, जो एम्बर कलर की बॉटल्स होती है। एम्बर ग्लास कैसी होती है, जो ब्राउन कलरिश में, आपने देखी होंगी जो सिरप्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि सनलाइट से वो
जो अंदर आपका सिरप है वो खराब ना हो जाए। अगर ट्रांसपेरेंट बॉटल होगी तो वो इजीली उसको अडेप्ट करके क्या होगी, खराब हो सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज खो सकती हैं। इसलिए पैकेजिंग बहुत जरूरी है कि आपकी पैकेजिंग इस तरीके से हो कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो अंदर आपके टैबलेट हैं, कैप्सूल्स है, सिरप है, सॉल्यूशन है, वो खराब ना हो। इसलिए पैकेजिंग बहुत जरूरी है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम पैकेजिंग करते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे? आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? आपने देखा भी होगा आपके घर में भी जब आपके पास कोई टैबलेट्स आती हैं तो किसी हमें तो पता है कि हाँ ये इस यूज के लिए है। अब जैसे सिट्राजिन है वो अलग अलग कलर्स में आती है, रेड में भी आती है, ठीक है, तो और छोटी होती है, तो वो हमने आइडेंटिफाई किया ना कि ये छोटी होती है और ऐसी रेड कलर में होती है। तो आपके घर में क्या कर लेंगे कि ये सिट्राजिन है, ये पैरासिटामोल है, भले ही चाहे उनको उसको पढ़ नहीं सकते हैं कि ये पैरासिटामोल है कौन या क्या है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं ना, देखने से कलर है, कलर अलग अलग है, पैरासिटामोल का व्हाइट हो गया या येलो हो गया, तो उससे क्या हो, आइडेंटिफाई हो गया आपका कि जो ये टैबलेट है ये इस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। हमने खुद से ही आइडेंटिफिकेशन बना ली। अगर आपके पास 5 टैबलेट्स हैं और 5 टैबलेट्स एक ही कलर की हैं तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए पैकेजिंग होना भी बहुत जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी और आपके जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से खराब ना हो इसलिए भी। और जो आपकी कंपनीज हैं वो अपना एक ब्रांड भी दे सकते हैं। आपने देखा भी होगा हर जितनी भी स्ट्रिप होती हैं उनके पीछे अगर आप देखोगे फॉइल पे तो लिखा ही रहता है कि कहाँ से वो मैन्युफैक्चर्ड है, कौन सी कंपनी से उसने मैन्युफैक्चर किया, उस पर एक्सपायरी डेट होती है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। अगर एक्सपायरी डेट ही नहीं होगी तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये टैबलेट एक्सपायर है, ये कैप्सूल एक्सपायर्ड है। तो इसलिए पैकेजिंग होना बहुत जरूरी है। अब है लास्ट, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी से क्या होता है, कौन सा हिंड्रेंस रिमूव होता है, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई कंपनी ने क्या किया, एक प्रोडक्ट लिया और वो प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी का बना दिया लेकिन उसके बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं है तो उसको खरीदेगा कौन? जब तक किसी को नॉलेज ही नहीं होगी किसी प्रोडक्ट के बारे में तो उसको कोई खरीदेगा कैसे? तो इसलिए आपका क्या होना जरूरी है, एडवर्टाइजिंग होना जरूरी है। कैसे? बाय रेडियो हो सकता है, बाय टेलीविजन हो सकता है, बाय न्यूज़पेपर हो सकता है, किसी भी तरीके से पैम्पलेट्स बेच सकते हैं, पैम्पलेट्स बेच सकते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये हम किस में करते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी में। तो अगर आपका एडवर्टाइजिंग नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट हैं, जिशान आवाज नहीं आ रही है, क्लियर है आवाज सबको? अंकिता, जिसको आवाज नहीं आ रही है शायद उनको ही नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके यहाँ पे, तो नेटवर्क इश्यूज की वजह से शायद उनको आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, बट और लोगों को क्लियर है? फुरकान, सौरभ, Yes, ma'am. ओके। तो हम बात कर रहे थे एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी के बारे में। तो ये भी आपका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेड के अंदर, क्योंकि ट्रेड क्या है, ट्रेड कोई भी एक्सचेंज होना गुड्स का, अगर उसमें पब्लिसिटी नहीं होगी, अगर उसमें एडवर्टाइजिंग नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? इसलिए एडवर्टाइजिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो आज हमने पढ़ा एक्टिविटीज के बारे में, एक्टिविटीज रिवॉल्विंग अराउंड ट्रेड। इद्रीश माइक ऑन करो, इद्रीश, इद्रीश, हाँ अब तो नहीं आ रही होगी ना, क्वेश्चन जो पूछ लिया अब तुमसे, अब तो आवाज क्लियर आ ही नहीं रही होगी तुम्हें। अब कैसे आ रही है? जितना भी तुम्हें समझ में आया, जितना भी तुम्हें समझ में आया वो समझाओ तुम, क्या समझ में आया तुम्हें? और हम्म और और
ट्रांसपोर्ट और ठीक है। आवाज कट रही है अभी भी? तो नेटवर्क में बैठो तुम, शायद नेटवर्क इशू है तुम्हारे यहाँ पे। ओके। सुधा समझ में आया? सुधा, सुधा यस मैम। आया समझ में? क्या क्या पढ़ा आज हमने एक्टिविटीज के अंदर? मैम आज हमने ट्रेड की एक्टिविटी पढ़ी है जिसमें हम्म हमने बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस, पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी पढ़ा। क्या समझ में आया तुम्हें? मैम बैंकिंग में हम हिंड्रेंसेस रिमूव कर सकते हैं फाइनेंस की, और जिससे कि हमें कोई भी मतलब कुछ बिजनेस करना है तो हमारे पास पैसा नहीं तो हम बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं और इजीली अपना स्टार्ट कर सकते हैं जो हमें करना होता है। और उसके बाद जैसे कुछ भी हमने बिजनेस किया उसका फिर ट्रांसपोर्ट वो सेल करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है जिससे कि टाइम का भी रिमूव हो जाता है हिंड्रेंस। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी क्यों होनी चाहिए? मैम एडवर्टाइजिंग फ्री होनी चाहिए, जैसे तो हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है तो कौन खरीदेगा, तो ये उसके लिए ज़्यादा जरूरी है। गुड। माइक ऑफ कर लो अब अपना। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में। पहले हमने पढ़ा कॉमर्स के बारे में, फिर पढ़ा ट्रेड के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री होती क्या है। क्या होती है इंडस्ट्री? जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी चीज की, वो है इंडस्ट्री। जहाँ पे आपके फिनिश गुड्स बनते हैं। फिनिश गुड्स मतलब, फिनिश मतलब जो काम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फिनिश गुड्स, गुड्स मतलब कोई भी सामान जो आपका बनता है। अगर आपका बल्क में कोई सामान आ रहा है, रो मटेरियल आ गया, कच्चा कोई भी मटेरियल आ गया, उसको बना के एक प्रॉपर फिनिश गुड बनाना, तो कहाँ पे बनता है ये? इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर हमें सब उसको फैसिलिटी देंगे, ऐसे ही इक्विपमेंट्स यूज करेंगे जिससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपरली हो जाए। तो इंडस्ट्री क्या होती है? जहां पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो किसी भी प्रोडक्ट की, वो होती है आपकी इंडस्ट्री। अब आप एक लाइन लिखो, द इंडस्ट्री में बी डिवाइडेड, द industry may be divided into four types, four types on the basis of first, types of goods produced, types of on the basis of the industry may be divided into four types on the basis of first है types of goods produced, types of goods produced। second है size and amount of investment, size and amount of investment। थर्ड है capital employed, और फोर्थ है ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑफिशियल ऑफिशियल OFFICIAL ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लिखा सबने? सेकंड है साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, INVESTMENT, इन्वेस्टमेंट। ओके मैम।
तो हमने देखा कि जो आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की, और वो डिवाइड हो जाते हैं 4 पार्ट्स में। कहाँ कहाँ, किस किस पार्ट्स में? एक तो जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, सेकंड साइज कितना है, अमाउंट कितना है इन्वेस्टमेंट का, थर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, और फोर्थ ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आज हम दो के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड के बारे में, और सेकंड हम पढ़ेंगे साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो फर्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो मैंने आपको फर्स्ट हेडिंग लिखवाई, तो इसमें आपकी जो इंडस्ट्री है वो 4 सब डिवाइडेड हो जाती है, 4 टाइप्स में सब डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव EXTRACTIVE एक्सट्रैक्टिव। सेकंड है जेनेटिक, GENETIC जेनेटिक इंडस्ट्री। थर्ड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो अभी हम फर्स्ट एक्सट्रैक्टिव, मैम फर्स्ट वाला बता दीजिए। एक्सट्रैक्टिव EXTRACTIVE एक्सट्रैक्टिव। तो हमने 4 इंडस्ट्री। हाँ सुधा, ये जो पॉइंट लिखवाई है तो आ गया, लेकिन ऊपर क्या बोला था, क्लासिफिकेशन ऑफ, आवाज ब्रेक हो गई थी। उसमें क्या था, जो मैंने आपको 4 टाइप्स लिखवाए थे इंडस्ट्री के अंदर, तो हम अभी पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर फर्दर आपके 4 इंडस्ट्रीज आती हैं, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, नाम से आप देखो क्या है, एक्सट्रैक्टिव, जिसमें एक्सट्रैक्शन होता है। अब एक्सट्रैक्शन किस में होता है, जिसमें क्या होगा, अगर आपका नीम ऑयल है, हमें ऑयल निकालना है, किसके अंदर से निकालना है ऑयल, नीम के अंदर से निकालना है, तो उसमें क्या होगा, एक्सट्रैक्शन होगा। तो ऐसी इंडस्ट्री जहां पे एक्सट्रैक्शन हो, कोई भी ऑयल हो सकता है, कोई भी टिंचर हो सकता है, जूस हो सकते हैं, आंवला जूस बनाना है हमें, सपोज करो अगर हमें आंवला जूस बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आंवला चाहिए, और आंवला का हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, और एक्सट्रैक्शन से क्या करेंगे, हम उसमें से जूस निकालेंगे। तो वो होगा आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, पूरी प्रोसेस चलेगी, आपकी ब्लेंडिंग, ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, ये सब नहीं होना है, सिर्फ एक्सट्रैक्शन होना है, और एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे आपका प्रोडक्ट बनेगा, फिनिश गुड बनेगा, सिर्फ एक्सट्रैक्शन से। तो वो है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। कैसे हो सकती है, एग्जाम्पल्स कैसे कैसे हो सकते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के, जैसे फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, हंटिंग हो गया। फिशिंग होता है ना, हमने क्या किया, फिश को फिशिंग की, फिश ली, और फिश के अंदर से जो हमें चाहिए वो एक्सट्रैक्ट करके, या फिश को अच्छे से क्लीन करके उसको बेचना, यानी कि उसको प्रॉपरली हमें मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सट्रैक्शन करना है, थोड़ा सा जो भी हमें उसमें से चाहिए वो चीजें एक्सट्रैक्ट करके उसको हम सेल आउट करेंगे। तो ये आपका आया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। अब सेकंड है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक जो जीन से हमें मिल रही है, यानी कि जो आपके एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के अंदर से जो हमें मिल रहे हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई एक्स्ट्रा हमें कुछ करना ही नहीं है, ना हमें किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ना हमें एक्सट्रैक्शन करना है। जैसे उसको बस, अब जैसे आप सपोज करो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स कौन सी फार्म्स हो गई, जहाँ पे हमें मुर्गी पालन करते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, हमने जो आपके उनको क्या किया, एग हुए, तो एग को क्या क्या किया, हमने सेल आउट कर दिया, उसमें हमने कोई ऐड तो नहीं किया उस चीज में, तो जिसमें कोई एडिशन नहीं है, जैसे वो सामान है उसको नेचुरली ऐसे ही हम सेल आउट करते हैं। तो वो आ गया आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ब्रीडिंग फार्म्स,
ब्रीडिंग करते हैं, BREEDING, ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, नर्सरीज होती है ना, फ्लावर्स की भी होती है, फ्लावर हम रखते हैं और उसको ऐसे ही बेचते हैं, हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं उनको उगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं उनकी अच्छे से, उससे एक्स्ट्रा तो उसमें कुछ नहीं करते हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो है जेनेटिक इंडस्ट्री के। अब थर्ड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन किसका होता है? बिल्डिंग्स का, या ब्रिज जो बन गया आपका, कोई पुल बन रहा है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कोई चीज चाहिए, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई भी सामान बनेगा वो आपका सेल आउट नहीं होगा, सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज होगा। अगर किसी ने बोला है कि हमें इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इन इन चीजों की जरूरत है, तो वो इंडस्ट्री उन्हीं लोगों को सेल करेगी जिनको उसकी जरूरत है, जिनको कंस्ट्रक्शन करना है, ना कि किसी को भी। जो हम जैसे हैं वो जाके वहां से नहीं कुछ चीज खरीद सकते, वही लोग खरीद सकते हैं जिनको कंस्ट्रक्शन करना है, वही लोग वहां से चीजें खरीद सकते हैं। और फिर आते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसी होती है? जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये भी किस में आती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे कोई चीज बनती है प्रॉपरली, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आपका कुछ टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट कौन से टाइप में डिवाइड होता है? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, एनालिटिकल इंडस्ट्री, ANALYTICAL, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। सेकंड है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। थर्ड है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग, PROCESSING, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और फोर्थ है असेंबली लाइन इंडस्ट्री, असेंबली, ASSEMBLY, असेंबली लाइन इंडस्ट्री। लिखे सबने? कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में? एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज। अब हम पढ़ेंगे एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल यानी कि जहाँ पे एनालिसिस होता है, जहाँ पे टेस्टिंग होती है आपके किसी भी पाउडर के अंदर, या कोई भी एलिमेंट है जिसके अंदर से हमें दो तीन चीजें सेपरेट आउट करनी है, उसको सेपरेट करना है। जैसे कोई भी क्रूड ऑयल है, क्रूड मतलब जो हमें नेचुरल कोई भी ऑयल है, उसके अंदर से हमें अलग अलग ऑयल्स निकालने हैं, तो वो आएगा आपका एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसमें हम पहले कंपाउंड की पूरी टेस्टिंग करते हैं और उस एलिमेंट के अंदर से अलग अलग चीजें सेपरेट आउट करते हैं। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर से एलिमेंट्स को हमने अलग अलग किया और उसकी टेस्टिंग की, तो वो आया आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री में। और सेकंड है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री नाम से वो कुछ केमिकल ही यूज होंगे, यानी कि जिसमें हम केमिकल को बनाते हैं, जिसमें केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो है आपका कौन सा? सिंथेटिक इंडस्ट्री। जिसमें एक एग्जांपल आप ले सकते हो, बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड को हम कैसे करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं बेंजाइल अल्कोहल का। क्या करते हैं? बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है उसके अंदर से? बेंजोइक एसिड मिलता है। किसके अंदर से? ऑक्सीडाइज करने के बाद बेंजोइल अल्कोहल को, बेंजाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के बाद हमें मिलता है बेंजोइक एसिड। ये एक एग्जांपल है सिंथेटिक इंडस्ट्री का। हमने क्या किया? ऑक्सीडाइज किया किसको? बेंजाइल अल्कोहल को, और उसके बाद हमें मिला बेंजोइक एसिड। तो ये एग्जांपल हुआ आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री का। अब थर्ड है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसमें क्या आते हैं आपके? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आती हैं, जिसमें प्रॉपरली हर स्टेजेस पे अलग अलग काम होता है। जैसे ग्रेनुलेशन, उसके बाद कंप्रेशन, उसके बाद पैकिंग, उसके बाद प्रॉपर वो जब फिनिश गुड बन जाएगा उसके बाद उसकी मार्केटिंग। तो ये आता है आपको प्रोसेसिंग, यानी कि जिसमें प्रोसेस चल रहा है आपका, एक एक करके स्टेज वाइज प्रोसेस चल रहा है। जैसे आपकी कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। क्या एग्जाम्पल्स हुए? पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये हुए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री।
लास्ट है असेंबली लाइन इंडस्ट्री। असेंबली लाइन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे हम कुछ कुछ पार्ट्स को असेंबल करके यानी कि जोड़ के कोई एक चीज बना सकते हैं। अब जैसे सपोज करो आपका टेलीविजन है, तो टेलीविजन के अंदर क्या हुआ, जो उसके अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं वो थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग हुए होंगे इस इंडस्ट्री में, नहीं। हमने क्या किया, जो जो चीजें उसमें यूज होनी है वो सिर्फ हमने पार्ट्स लिए, उसको असेंबल किया यानी कि उसको जोड़ा और हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग की। तो यानी कि क्या बना इसमें, असेंबली लाइन इंडस्ट्री में हमने असेंबल किए हैं पार्ट्स को। तो इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, या फिर कंप्यूटर्स हैं, कार्स हैं, स्कूटर्स हैं। ये जहाँ पे होती हैं, ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज। तो ये हमने पढ़ा किसमें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और लास्ट असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज। तो आज हम इतना ही रखते हैं। अब जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकता है। मैम कंस्ट्रक्शन वाला छूट गया था हमारा मैम। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं, अगर आप सपोज करो कहीं पे डैम बन रहा है या कहीं पे ब्रिज बन रहा है, तो वहां पे जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल करेगा, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देगा। वो सेल आउट नहीं करेगा, बेचे, सिर्फ वो उन्हीं लोगों को उसको बेचेगा जिसको उनकी जरूरत होगी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बेचेगा जिसको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उसकी जरूरत है, और किसी को नहीं। अगर हमें कोई डैम बनाना है, रोड्स बनानी है, तो सिर्फ वही लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से उन सामान को खरीद सकते हैं। अब आया सौरभ मिश्रा समझ में, और किसी को कोई डाउट है। मैम ये सिंथेटिक इंडस्ट्री के बारे में बताना। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे केमिकल्स बनते हैं, जो आपके केमिकल्स यूज होते हैं, जो यहाँ पे भी आपके लैब्स में आते हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं बनते ही होंगे। तो केमिकल्स की जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे अब मैंने एक एग्जांपल बताया था बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड को क्या करते हैं, बेंजाइल अल्कोहल आता है, उसको क्या करते हैं हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करने के बाद हम बेंजोइक एसिड को बनाते हैं। तो ये कहाँ पे बना, सिंथेटिक इंडस्ट्री में बना, जहाँ पे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आया समझ में। ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है। मैम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपकी वो इंडस्ट्रीज है जैसे कि आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जहाँ पे प्रॉपर स्टेजेस होती हैं अलग अलग। जैसे अगर आप इमेजिन करो या सपोज करो एक टैबलेट है, अब टैबलेट कैसे बनेगी, पहले रॉ मटेरियल्स आए, रॉ मटेरियल्स उसका वेट हुआ, डिस्पेंसिंग हुई, उसके बाद ग्रेनुलेशन, ग्रेन्यूल्स बने उसके बाद कंप्रेस्ड हुई टैबलेट मशीन्स के अंदर, कंप्रेस होने के बाद उसकी पैकेजिंग हुई, लास्ट में वो पैकेजिंग होने के बाद एक प्रॉपर फॉर्म में आई है, स्ट्रिप में आई है, कोई भी पैकिंग हो सकती है, ब्लिस्टर, स्ट्रिप। उसके बाद उसकी मार्केटिंग होगी जिसमें स्टेजेस चलती हैं प्रॉपर वाइज। पहले कुछ उसकी ग्रेनुलेशन हुआ, उसका मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसकी प्रोसेसिंग, यानी कि जिसमें प्रोसेस चलता है एक एक करके, वो होती है आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट, आया समझ में जिसका क्वेश्चन था। यस मैम। नेक्स्ट, थैंक यू क्लास।